खाने पर बाई निंगबिंग ने अपना फोन निकाला और कुछ टाइप किया, लेकिन उसकी उंगली सेंड बटन पर जाकर रुक गई। उसे ऐसे हिचकिचाते हुए देखकर कुछ फ्रेंड्स बेताब हो उठे। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और बटन दबा दिया। स्क्रीन पर लिखा था, पहुंच गए, मुझे बता दें, और उसके ठीक नीचे एक नया मैसेज चला गया, हम ब्रेकअप कर रहे हैं। दोनों मैसेजेस के बीच 3 घंटे का गैप था। टाइम के हिसाब से मेरी फ्लाइट लैंड कर चुकी होगी और मुझे जल्दी ही वो मैसेज मिल जाए। बाई निंगबिंग अभी भी यही सोच रही थी कि तभी उसकी फ्रेंड्स उसे सीधा पार्टी के सेंटर में ले गई। बर्थडे सॉन्ग के शोर और बाई निंगबिंग की बेताब उम्मीदों के बीच शेन हाओयू ने अपने दोनों हाथ जोड़े और पूरे दिल से एक विश मांगी। उसने कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि 28 साल की उम्र में मेरे लिए सब कुछ अच्छा हो और मैं अगले साल रुक्शवे के साथ मिलकर विश मांग। अगले ही पल बाई निंगबिंग का मुस्कुराता हुआ चेहरा एकदम पीला पड़ गया। कमरे में खड़े बाकी सब लोग भी हैरान थे। सब पूछने लगे, रुक्शवे कौन है, हमें भी मिलवाओ। लोगों के ऐसे मजे लेने पर शेन हाओयू का चेहरा खुशी से लाल हो गया। उसने कहा, वो मेरी नई गर्लफ्रेंड है। इतना बोलते ही बाहर से किसी ने दरवाजा खोला। एक बहुत ही खूबसूरत लड़की धीरे धीरे अंदर आई। उसने सबको देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हेलो एवरीवन, मैं शेन हाओयू की गर्लफ्रेंड हूँ, शेया रुक्शवे। उस शोर शराबे के बीच शेन हाओयू मुस्कुराते हुए अपनी नई गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़े अपने दोस्तों को अपने रिलेशनशिप की छोटी छोटी डिटेल्स बता रहा था। बाई निंगबिंग कोने में बैठकर अपनी फ्रेंड्स के साथ एक के बाद एक पैग पी रही। पीते पीते वो सब नशे में हो गई। टैंग यान लड़खड़ाती हुई उठी और शेन हाओयू के सामने जाकर खड़ी हो गई। सबकी हैरान नजरों के सामने उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए आवाज उठाई। उसने कहा, शेन हाओयू, क्या तुम भूल गए जो प्रॉमिस तुमने बिंगबिंग से किया था? ये सुनकर शेया रुक्शवे के चेहरे पर एक कंफ्यूजन सा दिखा। प्रॉमिस? कैसा प्रॉमिस? शेन हाओयू का चेहरा एकदम से बिगड़ गया, लेकिन टैंग यान इतने नशे में थी कि उसे कोई परवाह नहीं थी। ये देखकर उसकी बाकी फ्रेंड्स भी तुरंत उसका साथ देने आ गए। तुमने बिंगबिंग से प्रॉमिस किया था कि 28 साल के होने पर तुम उसके साथ रहोगे, हम सबको याद है। क्या तुम उसे धोखा दे रहे हो? शेया रुक्शवे का मुस्कुराता हुआ चेहरा धीरे धीरे गंभीर हो गया। उसने मुड़कर शेन हाओयू को घूर कर देखा और पूछा, क्या ये सच है? शेन हाओयू ने कहा, नशे में कही गई मजाक की बात को कोई सच कैसे मान सकता है? और वैसे भी मैंने तब कहा था जब मैं सिंगल रहूंगा, लेकिन अब मेरी एक गर्लफ्रेंड है, तो वो बात कैसे सच हो सकती है? उसका एक एक शब्द बाय निंगबिंग के गिल में खंजर की तरह चुभ रहा था। एक हाथ से अपने दर्द से भर चुके सीने को पकड़े और दूसरे हाथ से सोफा का सहारा लेते हुए वो खड़ी हुई। सबकी नजरों के सामने वो पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगी। हाँ, ये सच नहीं हो सकता, तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है और मेरा भी एक बॉयफ्रेंड है, सब मजाक था, बस एक मजाक। उसकी इन बातों से शेया रुक्शवे के चेहरे पर वापस मुस्कान आ गई। उसने हाँ में सिर हिलाया। उसने शेन हाओयू का हाथ पकड़ा और बाय निंगबिंग के सामने चली गई। उसके चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने कहा, तो ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मैंने बहुत सुना है कि बॉस बाई का एक बॉयफ्रेंड है, तुम आज उसे यहाँ क्यों नहीं लाई? बाय निंगबिंग का दिमाग बिल्कुल सुन्न हो चुका था, लेकिन फिर भी उसने एक जबरदस्ती की मुस्कान के साथ शेया रुक्शवे की आंखों में देखा। उसने कहा, वो एक वेडिंग अटेंड करने वापस गया है, उसके पास टाइम नहीं था। ये सुनकर शेया रुक्शवे ने समझदारी से सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा। पास खड़े शेन हाओयू की आंखों में एकदम से एक चिड़चिड़ाहट दिखी। उसकी आवाज में बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। बॉयफ्रेंड? कौन? मैं इतने टाइम से वापस आया हूँ, तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया? शेन हाओयू का चेहरा देखकर बाय निंगबिंग के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। टैंग यान जल्दी से आगे आई और उसने बाय निंगबिंग को सहारा दिया। उसने शेन हाओयू की तरफ बहुत गुस्से से देखा। उसने तंज कसते हुए कहा, जियांग फान ही बिंगबिंग का बॉयफ्रेंड है, वही सबसे हैंडसम लड़का जो उसके बर्थडे पार्टी में था। हाँ, वही। शेन हाओयू को वो रात याद आई जब मैंने मुस्कुराते हुए खुद को एक नॉर्मल दोस्त बताया था। उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने तुरंत पूछा, उस दिन तुम दोनों ने कहा था कि तुम बस नॉर्मल दोस्त हो? टैंग यान बोली, ये बस कपल्स के बीच का झगड़ा था। शेन हाओयू, तुमने इतने रिलेशनशिप्स रखे हैं, क्या तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती? इस बात से शेन हाओयू का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने आंख उठाकर टैंग यान की तरफ देखा। वो इस बेइज्जती को सह नहीं पाया। उसने कहा, क्योंकि मैंने बहुत कुछ देखा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अगर तुम सब कह रहे हो कि वो बॉयफ्रेंड है, तो क्यों ना मैं उसे कॉल करके पूछ लूं? इसी बहाने मैं अपने नए ब्रदर इन लॉ से भी मिल लूंगा। बाय निंगबिंग और उसकी फ्रेंड्स के चेहरे अचानक से उतर गए। उन सबको एक साथ वो ब्रेकअप वाला मैसेज याद आ गया। उनके चेहरे देखकर शेन हाओयू को पक्का यकीन हो। उसने तुरंत अपना फोन निकाला, मेरा वीचैट ढूंढा और मुझे वॉइस कॉल कर दी। उन लड़कियों को पता था कि अब उनका राज खुलने वाला है, तो उन्होंने आगे बढ़कर फोन छीनने की कोशिश की, लेकिन शेया रुक्शवे बहुत प्रोटेक्टिव थी। वो तुरंत उनके सामने खड़ी हो गई। शेन हाओयू बिना डरे वॉल्यूम को फुल कर दिया और स्पीकर ऑन करके फोन सबके सामने कर दी। पूरे कमरे में एकदम शांति छा गई। सिर्फ फोन की घंटी बजने की आवाज आ रही। बाय निंगबिंग ने अपने हाथ अपनी स्लीव्स के अंदर छिपा रखे थे और कसकर मुट्ठी बांध ली थी। वो अपने मन ही मन प्रार्थना कर रही थी। वो दुआ कर रही थी कि मैं ये कॉल ना उठाऊं। वो दुआ कर रही थी कि मैंने अभी तक वो मैसेज न देखा हो। पूरे 1 मिनट तक बजती घंटी के दौरान बाय निंगबिंग को लगा जैसे उसका दिल सीने से बाहर आ जाएगा। जब कॉल कटने ही वाली थी और सब बोर होने लगे थे, तभी कॉल उठ गई। मैंने कहा, मिस्टर शेन, क्या कोई काम है? बाय निंगबिंग का चेहरा अचानक से सफेद पड़ गया। उसके बिल्कुल ऑपोजिट शेन हाओयू के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी। उसने कहा, कुछ खास नहीं, बस आज मेरा बर्थडे है और मैंने सुना है कि तुम बिंगबिंग के बॉयफ्रेंड हो, तो मैंने सोचा तुम्हें भी पार्टी में इनवाइट कर लूं। फोन पर कुछ सेकंड्स के लिए सन्नाटा छा गया। बाय निंगबिंग इतनी नर्वस थी कि उसकी सांसें अटक गई थी। मैंने कहा, आई एम सॉरी, मैं अभी जिंगबे में हूं, तो शायद मैं नहीं आ पाऊंगा। मेरी नॉर्मल आवाज सुनकर बाय निंगबिंग को लगा कि शायद मैंने अभी तक वो मैसेज नहीं देखा। उसे थोड़ी राहत मिली, लेकिन मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई थी। मैंने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, वैसे मेरा और बाय निंगबिंग का ब्रेकअप हो चुका है। मिस्टर शेन, आप कुछ गलत मत समझना। शेन हाओयू थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन अंदर से वो मजे ले रहा था। ब्रेकअप कब हुआ? मैंने कहा, बस थोड़ी देर पहले, शायद 10 मिनट पहले ही मुझे उसका ब्रेकअप मैसेज मिला है। आसपास तमाशा देख रहे सब लोगों के चेहरों पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन था, जैसे वो हंसना चाहते थे लेकिन हंस नहीं पा रहे थे। शेन हाओयू के चेहरे पर तो ये साफ दिख रहा था। उसने अपनी मुस्कान रोके हुए जानबूझकर पंगे लेने वाली उन अमीरजादियों की तरफ ठंडी नजर से देखा और धीरे से कहा, ठीक है, मैं उससे बता दूंगा। मिस्टर जियान को
डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहता हूँ। मैंने कहा 28वें बर्थडे की बहुत बहुत बधाई और दुआ करता हूँ कि प्यार करने वाले हमेशा साथ रहें। पता नहीं मैंने ये जानबूझकर किया या नहीं, लेकिन जब मैंने उससे विश किया तो मैंने 28 साल वाले शब्दों पर बहुत जोर दिया। मैं सबको ये बताना चाहता था कि मुझे अंदर की सारी कहानी पता है। वहाँ किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई मुझसे कुछ पूछे, वो बस देखते रहे और कॉल कट हो गई। कमरे का माहौल अचानक से बर्फ जैसा ठंडा हो गया। वहाँ 5-6 मिनट तक एकदम शांति छाई रही। आखिरकार शिया रुक्सुए ने बीच बचाव की। उसने बाई निंगबिंग को एक ड्रिंक ऑफर की और बड़ी आसानी से बात को टाल दिया। बाई निंगबिंग ने अपने गिलास की आखिरी बूंद तक खत्म की, गिलास को जोर से टेबल पर पटका और अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्टी से निकल गई। बाहर निकलने से पहले बिंगबिंग ने धुंधली सी आवाज में शिया रुक्सुए को किसी से बात करते हुए सुना। हाउ यू, क्या ये मिस्टर जियांग जिंगबे से हैं? मैंने कुछ ऐसा सुना था। क्या बात है? शिया रुक्सुए ने कहा। कुछ नहीं, जिंगबे और जियांग सर ने मुझे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। पार्टी हॉल से बाहर निकलते ही सारी फ्रेंड्स उसके आसपास आ गई। वो बाई निंगबिंग को एक दूसरे प्राइवेट रूम में ले गई और एक साथ उसे समझाने लगी। बिंग बिंग, शैन हाउ यू जैसे इंसान से शादी ना करना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। पिछले 7 सालों में उसने जितनी लड़कियों को डेट किया है, अगर तुम उससे शादी करती तो पता नहीं आगे क्या होता। ऐसे इंसान से शादी करना खतरे से खाली नहीं है जो हर किसी से प्यार करने का नाटक करता है। तुम्हारा ए फैन के साथ रहना ही ठीक है। हाँ, ए फैन के इस मामले में शैन हाउ यू से कम है। वो आज पक्का गुस्से में होगा, इसलिए उसने ऐसा कह दिया। बिंग बिंग, तुम वापस जाकर उसे प्यार से समझाना और उसे सब सच सच बता देना। वो तुमसे इतना प्यार करता है, वो पक्का तुम्हारी बात समझ जाएगा। अपनी फ्रेंड्स की इन बातों से बाई निंगबिंग का उदास मन थोड़ा शांत हुआ। उसने अपना फोन निकाला, मेरा नंबर ढूंढा और बहुत सोच विचार करके एक मैसेज टाइप किया। ए फैन, मैं अभी सबके साथ एक गेम खेल रही थी और मैं हार गई। पनिशमेंट ये था कि मुझे अपने बॉयफ्रेंड को ब्रेकअप का मैसेज भेजना था और फिर किसी से कॉल करवाकर तुम्हारा रिएक्शन देखना था। तुम इसे सच मत मानना। तुम्हें जिंगबई पहुंचे हुए कितना टाइम हो गया? क्या तुम होटल पहुंच गए या तुम वेडिंग वेन्यू सेटअप करने में बिजी हो? तुम कल वापस आओगे या परसों? मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊंगी, ठीक है? मैसेज भेजे हुए बहुत देर हो गई थी, लेकिन मेरा कोई रिप्लाई नहीं आया। बाई निंगबिंग स्क्रीन को घूरे जा रही और उसका दिल घबराहट से धड़क रहा था। उसकी फ्रेंड्स ने एक दूसरे को देखा और उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करने लगी। वो पक्का वेडिंग में बहुत बिजी होगा। बिंग बिंग, तुम ज्यादा मत सोचो। जब जियांग फैन फ्री होगा तो वो रिप्लाई कर देगा। अगर वो सच में बहुत नाराज हुआ तो हम कल तुम्हारे साथ जिंगबई चलेंगे और खुद जाकर उससे माफी मांग लें। जब मुझे बाई निंगबिंग का मैसेज मिला तब मैं कमरे में लियो रुयान के साथ उसकी वेडिंग ड्रेस सिलेक्ट कर रहा था। मैंने मैसेज ओपन किया। पहली लाइन पढ़ते ही मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। मुझे लगा मौके पर ही इतना अच्छा बहाना बना लेना, उसका दिमाग सच में बहुत तेज चलता। लेकिन अफसोस, अब मैं उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करने वाला था। मैं इमेजिन कर सकता था कि कैसे शैन हाउ यू ने सबके सामने उसे रिजेक्ट कर दिया होगा और अब अपनी बेइज्जती छुपाने के लिए वो ये सब कर रही थी। उस अजीब से फोन कॉल को याद करके मुझे लगा कि पार्टी का नजारा तो सच में देखने लायक रहा होगा। इस वक्त मुझे अचानक थोड़ा अफसोस हुआ कि मैं उस नजारे को अपनी आंखों से नहीं देख पाया। मैंने एक गहरी सांस ली। अपने गाउन को ठीक कर रही लियो रुयान ने मेरी आवाज सुनी और अपना सिर ऊपर उठाया। क्या हुआ? क्या ये वेडिंग ड्रेस अच्छी नहीं लग रही? मैं किसी को नई ड्रेसेस लाने के लिए कह देती। मैंने कहा नहीं, बस शादी के चक्कर में मैंने एक बहुत अच्छा तमाशा मिस कर दी। मुझे उसी बात का थोड़ा अफसोस है। तमाशा? कैसा तमाशा? क्या तुम मुझे बताना चाहोगी? मुझे अपनी नई लाइफ में इंटरेस्ट था, लेकिन मुझे पता था कि अपनी फियांसे के सामने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की बात करना ठीक नहीं होगा, इसलिए मैंने बात पलटने की सोची। मैंने कहा शंघाई में मेरे कुछ दोस्तों की बर्थडे पार्टी थी और वहाँ कुछ गड़बड़ हो गई। कोई बड़ी बात नहीं, हम अपनी वेडिंग की तैयारियों पर ही फोकस करते। मुझे ज्यादा कुछ बताते हुए ना देखकर लियो रुयान ने भी और सवाल नहीं पूछे। वो लिविंग रूम से कुछ स्वीट्स ले आई। क्या तुम थोड़ा हंग्री फील कर रही हो? पहले थोड़ा खाकर पेट भर लो, बाद में फ्री होने पर मैं तुम्हें बाहर खाने ले चलूंगा। तुम क्या खाना चाहती हो? मुझे सच में थोड़ी भूख लग रही थी। मैंने लियो रुयान से पूछा कि वो क्या खाना चाहती है और सब कुछ नोट कर लिया। फिर मैं बाहर गया और ऑर्डर प्लेस करते हुए गहरी सोच में डूब गया। जो इन्फॉर्मेशन मुझे अभी मिली थी उसके हिसाब से लियो रुयान जिंगबे की लियो ग्रुप की तीसरी बेटी और मुझसे 2 साल छोटी है। उसकी एक बड़ी बहन है जो उससे 2 साल बड़ी है और सबसे बड़ी बहन उससे 5 साल बड़ी है। वो इस समय लियो ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट है और लियो रुयान उसी के हाथों बड़ी हुई है, इसलिए उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है। पिछले कुछ सालों में जियांग और लियो फैमिली का मिलना जुलना काफी बढ़ गया था और जियांग फैमिली ने बहुत छानबीन करने के बाद ही मैरिज अलायंस का प्रपोजल रखा था। मेरी मॉम के अनुसार लियो रुयान ने मेरी फोटो को बस एक बार देखा और हाँ कर दी। ऐसा लग रहा था कि वो मुझसे काफी सैटिस्फाइड थी। मैं इस बात से बिल्कुल अग्री नहीं करता था। आखिरकार मैंने अपना पिछला रिलेशनशिप खत्म कर दिया था और मैं यहाँ सच में शादी करने और जियांग फैमिली के लिए कुछ करने वापस आया था। शुरू से लेकर आखिर तक मैंने इस मैरिज अलायंस को दिल पर नहीं लिया था। मेरा बस यही सोचना था कि अगर निभ गई तो ठीक, वरना डिवोर्स ले लेंगे। वो मेरी मॉम से लव एट फर्स्ट साइट जैसी बातें कर रही थी। एक पूरी दोपहर साथ बिताने के बाद भी हम दोनों अभी तक बहुत क्लोज नहीं हुए थे, लेकिन छोटी छोटी डिटेल से मैं फील कर सकता था कि मेरी ये फियांसे काफी अच्छी। उसके लुक्स के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं, वो एकदम टॉप क्लास है और उसका नेचर अभी तक तो बहुत जेंटल और काइंड लग रहा था। वो काम भी बहुत सिस्टमैटिकली करती थी, काफी केयरफुल थी और दुनियादारी भी अच्छे से समझती थी। कुल मिलाकर अचानक मिली इस फियांसे से मैं सैटिस्फाइड था। सैटिस्फैक्शन के साथ साथ एक छोटा सा सरप्राइज भी था। ऐसा लग रहा था कि मेरे मॉम डैड की पसंद काफी अच्छी है। पूरी रात शराब पीने के बाद बाय निंगबिंग ने उठते ही सबसे पहले अपना फोन चेक किया कि मैंने उसके मैसेज का रिप्लाई किया है या नहीं। 10 घंटे से ज्यादा बीत चुके थे, लेकिन चैट बॉक्स अभी भी खाली था। बाय निंगबिंग ने अपनी आंखें जोर से मली और गुस्से में अपना फोन दीवार पर दे मारा, जिससे सब लोग अचानक जाग गए। उसकी ये हरकत देखकर सबकी नींद उड़ गई। किसी ने नहीं सोचा था कि मैं यानी जियांग फान भी ये हार्ड टू गेट वाले गेम्स खेलूंगा। उसके दोस्तों ने कहा कि टेंशन मत लो बाय निंगबिंग, हम सब तुम्हारे साथ चलकर उसे मना लाएंगे। बाकी सब भी तुरंत उसके पास आए और उसे कंफर्ट करने लगे, जिससे उसे थोड़ा बेटर फील हुआ। बाहर से निकलते ही वो सब सीधे एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़े। रास्ते में बाई दूर ऊंची बिल्डिंग्स को घूरती हुई सोच में डूबी थी। उसके दिल में थोड़ा रिग्रेट था। अगर उसे पता होता कि ये बस एक झूठी उम्मीद है तो वो कल ही मेरे साथ जिंगबे जाने के लिए हाँ कर देती। ये सोचते सोचते वो और भी ज्यादा उदास होने लगी और बस खुद को तसल्ली देने की कोशिश करने लगी। उसने सोचा कि चलो अच्छा हुआ वो नहीं गई। शैन हायू की वो बातें सुनकर अब उसकी सारी उम्मीदें टूट चुकी। इन सालों में उसने कई बार हार मानने की कोशिश की, लेकिन उस 28 अप्रैल वाले प्रॉमिस की वजह से हमेशा एक उम्मीद लगाए बैठी थी। खासकर
आकर मेरे साथ रिलेशनशिप में आने के बाद वो लगभग पागल हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने इतने लॉयल बॉयफ्रेंड यानी मुझे किस मुंह से फेस करे। अब इस डबल चॉइस का फाइनल डिसीजन लेने का टाइम आ गया था। उसने हिचकिचाते हुए अपनी फ्रेंड से पूछा, अगर आज मैं उसे मना नहीं कर पाई तो मैं मैरिज प्रपोज करने का ट्राई करूंगी। तुम लोगों को क्या लगता है? मैरिज वर्ड सुनते ही उसकी फ्रेंड्स की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने कहा, जियांग फान से शादी? तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड को देखते हुए तुम्हारे मॉम डैड कभी नहीं मानेंगे। वो अच्छा है, गुड लुकिंग है और उसका नेचर भी बढ़िया है, लेकिन मुझे लगता है कि बस डेटिंग तक ठीक है। सच कहूं तो वो शादी के लिए तुम्हारे लेवल का नहीं है। हालांकि सब लोग उसकी उम्मीदों पर पानी फेर रहे, लेकिन बाई निंगबिंग ने उनकी एक नहीं सुनी। वो सीट पर पीछे टिककर बैठ गई और उसके दिमाग में मेरे साथ बिताए हुए सारे पल फ्लैशबैक की तरह चलने लगे। उसके 25th बर्थडे के बाद से मैं हर कुछ महीनों में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शादी की बात छेड़ देता था ताकि उसका रिएक्शन जान सक। वो मेरी फीलिंग्स जानती थी। उसे पता था कि मेरी फैमिली प्रेशर डाल रही, लेकिन अपने सेल्फिश रीजंस के लिए वो हमेशा अनजान बनने की एक्टिंग करती रही। अब हम दोनों की उम्र भी कम नहीं थी और मैं उससे बेवजह प्यार करता था, इसलिए अब वो मुझे खोना नहीं चाहती। हालांकि शादी की इस राह में बहुत मुश्किलें थी, लेकिन वो ट्राई करने के लिए तैयार थी। ये सब सोचते हुए बाई निंगबिंग ने आखिरकार जिंगबे में मुझे प्रपोज करने का डिसीजन ले ही लिया। उसने अपनी असिस्टेंट को मैसेज किया कि वो उन वेडिंग रिंग्स को ऑक्शन में खरीद ले जो कुछ समय पहले इंटरनेट पर बहुत वायरल हुई। फ्लाइट में चढ़ने से ठीक पहले उसकी असिस्टेंट का रिप्लाई आया कि वो रिंग्स किसी ने 900 मिलियन के भारी प्राइस पर खरीद ली है। बाई निंगबिंग थोड़ी शॉक हो गई। बस एक वेडिंग रिंग के जोड़े के लिए इतना हाई प्राइस? बाई निंगबिंग ने बायर का नाम पूछा तो असिस्टेंट ने बस एक वर्ड में रिप्लाई किया, ल्यू। जिंगबे की ल्यू फैमिली। उस एलीट सर्कल में इस मशहूर सरनेम को याद करके बाई निंगबिंग भी थोड़ी हैरान रह गई, लेकिन उसकी ल्यू फैमिली की सेकंड डॉटर से थोड़ी बहुत जान पहचान थी, इसलिए उसने कॉल करके पूछ लिया। दूसरी तरफ से जवाब आया, वो वेडिंग रिंग्स मैंने खरीदी। आज मेरी छोटी बहन की शादी है तो मैंने उन्हें वेडिंग गिफ्ट के तौर पर देने के लिए वो रिंग्स ली। उसने कहा, निंगबिंग तुमने पूछने में बहुत देर कर दी, क्या इत्तेफाक है आज ल्यू फैमिली की बेटी की भी शादी है? सारी अच्छी खबरें एक ही दिन कैसे आ गई? बाई निंगबिंग की आंखों में थोड़ी हैरानी दिखी, फिर भी उसने बहुत केयरफुली और पोलाइटली उसे थैंक यू कहा। उसने कहा, मैंने कल बहुत ज्यादा पी ली थी इसलिए मैं ऑक्शन में भाग लेना भूल गई। कोई बात नहीं, क्योंकि आपकी छोटी बहन की शादी हो रही है तो प्लीज मेरी तरफ से भी उन्हें कांग्रेचुलेशंस कह दीजिएगा। पता नहीं कौन सा लकी लड़का है जो इतना खुशकिस्मत है। जवाब मिला, मेरी बहन की शादी जांग फैमिली में हो रही। दोनों फैमिलीज का स्टेटस बराबर है और वो दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं। जांग फैमिली का नाम सुनते ही बाई निंगबिंग को मेरी याद आ गई। जांग फान का सरनेम भी तो जांग है। क्या वो ल्यू और जांग फैमिली की शादी अटेंड करने गया है? क्या जिंगबे की जांग फैमिली में मेरा कोई दोस्त या कजिन है? बाई निंगबिंग के मन में ऐसे बहुत से अजीब ख्याल आने लगे। जैसे ही वो गाड़ी से उतरी, सर्दियों की ठंडी हवा का झोंका लगा और उसके सारे ख्याल गायब हो गए। उसने अपना सिर हिलाया, अपने माथे को दबाया और उन बेकार के ख्यालों को दिमाग से निकाल दिया। उसने सोचा, मैं तो बस एक ऑर्डिनरी छोटे शहर का लड़का हूँ, मेरा जांग फैमिली से क्या कनेक्शन हो सकता है? कैपिटल एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंड होने के बाद बाई निंगबिंग ने मुझे कॉल किया। ऐसा लग रहा था कि मेरा गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था। मेरे आसपास बहुत शोर शराबा था और मेरा एटीट्यूड भी कुछ खास अच्छा नहीं था। मैंने कहा, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ने मुझे स्पेशली कॉल किया है, कुछ काम है क्या? एक्स गर्लफ्रेंड वर्ड सुनते ही बाई निंगबिंग को कल की बात याद आ गई और उसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, लेकिन उसे पता था कि ये गुस्सा करने का टाइम नहीं, इसलिए उसने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और पेशेंटली एक्सप्लेन करने लगी। उसने कहा, जांग फान, कल मैंने जो ब्रेकअप की बात कही थी वो बस एक मजाक था, या तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर सकते? मैंने जवाब दिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कोई गेम था या नहीं, मैं बस उसी चीज पर बिलीव करता हूं जो मैंने देखा। तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं, मैं अभी बहुत बिजी हूं और मेरे पास तुमसे फालतू बातें करने का टाइम नहीं। इतना कहकर मुझे कोई परवाह नहीं थी कि उसका क्या रिएक्शन होगा। मैंने सीधा कॉल कट कर दिया। मेरे इस एटीट्यूड से बाई निंगबिंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी फ्रेंड्स ने उसे समझाते हुए कहा, फोन पर मत लड़ो, बाद में मिलकर प्यार से बात करना, वो तुरंत मान जाएगा। अपनी फ्रेंड्स की बातें सुनकर बाई निंगबिंग थोड़ी शांत हुई। उसने ड्राइवर से कहा, टिंकवॉन विला चलो। जैसे ही उसने टिंकवॉन विला का नाम लिया, सबको एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वो सब एक दूसरे को देखने लगी। क्या ये जगह जिंगबे का बहुत फेमस रिच एरिया नहीं है? वहां तो वो बड़े बड़े लोग रहते हैं जिनके सिर्फ खांसने भर से पूरे सर्कल में भूचाल आ जाता है। मेरे दोस्त की शादी का फंक्शन यहाँ हो रहा था। बाई निंगबिंग का दिल भी जोर जोर से धड़कने लगा। फ्लाइट में चढ़ने से पहले वाले वो ख्याल फिर से उसके दिमाग में आने लगे। क्या सच में ऐसा हो सकता है कि मैं जांग फैमिली का कोई दूर का रिश्तेदार हूँ? 10:30 बज चुके थे। शादी बस शुरू ही होने वाली थी। मेहमान धीरे धीरे अपनी सीट्स पर बैठ रहे। मैं टॉप फ्लोर की बालकनी पर खड़ा था। इस शादी की पूरी प्लानिंग और डेकोरेशन ल्यू रुयान ने खुद अकेले संभाली थी और उसने बहुत मेहनत की थी। मुझे तब जाकर एहसास हुआ कि मेरी मॉम झूठ नहीं बोल रही थी, बल्कि उन्होंने तो कम ही बताया था। जियांग और ल्यू फैमिली की शादी थी तो नॉर्मली पूरे सर्कल की जानी मानी फैमिलीज के आने की उम्मीद, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 700-800 टेबल्स ही लगनी चाहिए थी, तो फिर इतने बड़े वेन्यू की क्या जरूरत थी? हालांकि धूप खिली हुई थी, लेकिन सर्दियों का मौसम था तो बाहर अभी भी थोड़ी ठंड थी। गेस्ट्स के कंफर्ट के लिए चारों तरफ अनगिनत एसीज लगवाए गए थे। यूरोप से एयर फ्रेट करके लाए गए फ्रेश फ्लावर्स से स्टेज को डेकोरेट किया गया था और जो रिटर्न गिफ्ट्स दिए जा रहे थे वो प्योर गोल्ड से बने हुए लॉक्स थे जो हर एक गेस्ट को दिए जा रहे थे। इस तरह के ग्रैंड और लैविश सेटअप को देखकर बचपन से फॉरेन में पले बढ़े मेरे जैसे इंसान को भी थोड़ा अजीब लग रहा था। मैंने हवा से उड़े अपने बालों को सेट किया और बस कुछ कहने ही वाला था कि ल्यू रुयान मेरे पास आ गई। उसने कहा, बाहर ठंड है, चलो अंदर चलते हैं। मैंने हाँ में सिर हिलाया और उसके पीछे रूम में चला गया। ल्यू रुयान ने मुझे गर्म कॉफी का कप ला कर दिया। उसने कहा, अभी किसी का कॉल आया था कि वो जिंगबे पहुंच गए हैं और शादी का वेन्यू पूछ रहे हैं। क्या वो तुम्हारे दोस्त हैं? क्या हमें किसी को उन्हें गेट से रिसीव करने के लिए भेजना चाहिए? मैंने तुरंत अपना फोन उठाया और कॉल हिस्ट्री चेक। टैंग यान का नाम देखते ही मेरे चेहरे के एक्सप्रेशंस अचानक से अजीब हो गए। मैंने सोचा, टैंग यान का कॉल? तो वो जिंगबे आ गए हैं। मेरे होठों पर एक अजीब सी स्माइल आ गई। मैंने कहा, उन्हें रिसीव करने की कोई जरूरत नहीं, वो खुद ही अंदर आ जाएंगे। और हाँ, यहाँ बहुत सारे लोग आ गए हैं। मैंने देखा कि मेरे डैड पर भी बहुत से कैमरास चुपके से फोकस कर रहे हैं, तो बेहतर होगा कि हम सिक्योरिटी थोड़ी टाइट कर दें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ल्यू रुयान ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और मान गई। रूम से जाने से पहले उसने वेडिंग रिंग्स मेरे हाथ में दे दी। ल्यू रुयान को रूम से बाहर जाते देख मैं जो हंसी इतनी देर से रोक रहा था वो आखिरकार फूट पड़ी। बाई निंगबिंग मेरी शादी अटेंड करने आई थी। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि जब वो मुझे स्टेज पर खड़ा देखेगी तो उसके चेहरे का रिएक्शन कितना मजेदार होगा। मैंने
अपने हाथ में पकड़े रिंग बॉक्स को उठाया और उसे खोला। अंदर रखी रिंग्स को देखकर मैं थोड़ा हैरान रह गया। ये वही रिंग्स थी जो मैंने 2 महीने पहले एक मैगजीन में देखी थी और बाई निंगबिंग को भी दिखाई थी। उस वक्त मैं इमेजिन कर रहा था कि किसी दिन मैं घुटनों के बल बैठकर उसे इन्हीं रिंग्स से प्रपोज करूंगा। लेकिन कौन सोच सकता था कि बस आधे महीने बाद ही मुझे उसके और शन हाओयू के चक्कर के बारे में पता चल जाएगा। वो शादी और रिंग्स जिसका मुझे कब से इंतजार था, अब मेरे पास वो सब कुछ था और दुल्हन का बदल जाना तो सबसे अच्छा हुआ। आज के दिन मेरे मन में उन बीते 7 सालों के लिए कोई दुख या रिग्रेट नहीं बचा था। अब मैं बस खुश था कि मैं बच गया। पूरे 11 बजे शादी सही टाइम पर शुरू। सबकी नजरों के सामने लियो रुयान के फादर अपनी बेटी का हाथ थामे धीरे धीरे हॉल में आए और उसे मेरे पास ला खड़ा किया। शुरुआत की रस्में पूरी होने के बाद जल्दी ही रिंग्स एक्सचेंज करने का टाइम आ गया। लियो रुयान ने वेडिंग रिंग उठाई और बस मुझे पहनाने ही वाली थी कि अचानक स्टेज के नीचे से कुछ शोर मचने लगा। मैंने आवाज की तरफ देखा और एक ही नजर में मैंने बाई निंगबिंग को देख लिया। वो पागलों की तरह अपने आगे खड़े लोगों को धक्का दे रही थी और उसकी आंखें सीधे स्टेज पर टिकी थी। उसकी फ्रेंड्स भी उसके पीछे पीछे आगे बढ़ रही और वो सब जोर जोर से मेरा नाम चिल्ला रही। इस अचानक हुए तमाशे ने सारे गेस्ट्स का अटेंशन खींच। सबकी नजरें स्टेज और नीचे खड़े लोगों के बीच घूमने लगी। चारों तरफ से आ रही अजीब नजरों के बीच भी मैं एकदम शांत। मैंने अपना सिर घुमाकर लियो रुयान की तरफ देखा। उसके चेहरे पर गुस्सा और कंफ्यूजन देखकर मैंने तुरंत धीमी आवाज में लियो रुयान को एक्सप्लेन किया, सॉरी, ये हुशांग से आए मेरे दोस्त हैं। क्या हम थोड़ी देर के लिए शादी रोक सकते हैं? मुझे बस कुछ मिनट दो ताकि मैं जाकर उन्हें समझा सकूं। लियो रुयान ने झिझकते हुए सिर हिलाकर हाँ कह दिया। मैंने हाथ से इशारा करके सारे स्टाफ को रुकने के लिए कहा। सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन हंगामा करने वालों को पकड़ लिया था और बस उन्हें बाहर खींचकर ले जाने ही वाले थे कि मुझे हाथ का इशारा करते देख वो रुक गए। शुरू से लेकर आखिर तक बाई निंगबिंग की नजरें मुझ पर ही टिकी थी। एक पल के लिए भी नहीं हटी। उसने मुझे ग्रूम की ड्रेस पहने एकदम शांत और रिलैक्स्ड होकर अपने सामने खड़े देखा। वो अपना गुस्सा और कंट्रोल नहीं कर पाई और चिल्लाकर बोली, तुमने तो कहा था कि तुम अपने दोस्त की शादी अटेंड करने आए हो, क्या वो दोस्त तुम खुद ही हो? मेरी हंसी छूट नहीं वाली। मैंने कहा, जनरली जब कोई कहता है मेरा एक दोस्त है तो क्या वो खुद के बारे में ही बात नहीं कर रहा होता? मेरी ये बात सुनकर बाई निंगबिंग गुस्से से पागल हो गई। उसने अपनी आंखें बंद की और जब दोबारा खोली तो उसकी आंखों में आग जल रही। उसने कहा, क्या इसी वजह से तुमने मेरी पीठ पीछे शादी कर ली? मैंने जवाब दिया, पीठ पीछे का क्या मतलब है? जैंग और लियू फैमिली की न्यूज इंटरनेट पर 1 महीने से ज्यादा से छाई हुई है। बाई निंगबिंग, क्या तुम इंटरनेट यूज नहीं करती? जैंग और लियू, ये नाम सुनकर बाई निंगबिंग को अचानक कुछ याद आया। उसने तुरंत अपना सिर घुमाकर मेरे पास खड़ी दुल्हन लियू रुयान को देखा। उसका चेहरा अपनी दूसरी बहन लियू युनशिंग से काफी मिलता जुलता था। बाई निंगबिंग ने उसे एक नजर में ही पहचान लिया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, उसके होठ कांपने लगे और उसके पूरे चेहरे पर शौक साफ दिखाई दे रहा था। लियू रुयान जिससे शादी कर रही है वो जैंग फैन है, तो फिर जैंग फैन असल में है कौन? उसके पीछे खड़ी टैंग यान और बाकियों को भी ये बात समझ में आ गई। उन्होंने पूरी तरह शॉक होते हुए चिल्लाकर कहा, जैंग फैन, तुम जिंगबेई के जैंग फैमिली से हो? मैं चुपचाप उन्हें देखता रहा और बहुत पेशेंस के साथ खुद का इंट्रोडक्शन देने लगा। अगर एग्जैक्टली कहूं तो मैं जिंगबेई के जैंग ग्रुप का नेक्स्ट एयर हूं, जैंग शूलिन और ये सीएंग का इकलौता बेटा और लियू रुयान का फियांसे हूं। क्या आप लोगों को मेरी आइडेंटिटी को लेकर अभी भी कोई डाउट है? इतने सारे बड़े टाइटल्स सुनकर वो 6 की 6 बिल्कुल शांत हो गई। हुशांग में ये अमीर लड़कियां बेशक कुछ भी कर सकती थी, लेकिन ये जिंगबेई था, कंट्री का कैपिटल। उनके फैमिली स्टेटस और बैकग्राउंड की जैंग और लियू फैमिली के सामने कोई औकात नहीं। पता नहीं कितनी देर की शांति के बाद बाई निंगबिंग ने रुंधी हुई आवाज में एक ऐसा सवाल पूछा जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। उसने कहा, तुमने मुझे पहले कभी ये सब क्यों नहीं बताया? मैंने जवाब दिया, क्या तुमने भी मुझसे बहुत कुछ नहीं छुपाया था, जैसे कि वो 28 बर्थडे वाला प्रॉमिस? मेरे इन 2 सेंटेंसेस से बाई निंगबिंग का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया। वो फिर से तड़पने लगी। वो बेचैनी से मुझे एक्सप्लेन करने लगी। मैं इस बारे में सब कुछ एक्सप्लेन कर सकती हूँ जैंग फैन। मैं कभी शन हाओयू को भुला नहीं पाई थी, लेकिन इन 7 सालों में उसकी बात अभी बीच में ही थी कि लियू रुयान जो अब तक चुपचाप सब कुछ देख रही थी, उसने उसकी बात बीच में काट दी। उसने सिक्योरिटी गार्ड से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ। लियू रुयान ने मेरा हाथ पकड़ा और बहुत प्यार से मुझसे कहा, अभी इन सब चीजों को हैंडल करने का सही टाइम नहीं है जैंग फैन। जब शादी खत्म हो जाएगी तो हम तुम्हारे दोस्तों को अकेले में डिनर पे इनवाइट कर लेंगे। गेस्ट्स को और इंतजार मत कराओ। मैंने नहीं सोचा था कि लियू रुयान इतने क्रूशियल मोमेंट पर इतना बोल्ड डिसीजन लेगी। हालांकि मैंने हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन मेरे मन में अभी भी बहुत से डाउट्स थे। पर अभी उन सवालों के जवाब ढूंढने का सही टाइम नहीं था। लियू रुयान ने मेरा हाथ पकड़ा और हम दोनों वापस स्टेज के सेंटर में आ गए और एक बार फिर पियानो की हल्की धुन बजने लगी। पूरे हॉल की तालियों और बधाइयों के बीच हम दोनों ने रिंग एक्सचेंज करने की रस्म पूरी की। जैसे ही बुके हवा में उछाला गया, ऊपर से बहुत सारे फूल, पंख और रिबन्स गिरने लगे। दोपहर की तेज धूप लियू रुयान पर पड़ रही थी, जिससे उसका खूबसूरत चेहरा और भी चमक रहा था। मैंने मुड़कर दोबारा पीछे नहीं देखा और अपने फ्यूचर और कल की तरफ कदम बढ़ा दिए। इस ग्रैंड वेडिंग के खत्म होने के बाद मैं काफी थक गया था। दिन में जो कुछ भी हुआ था उसे याद करते हुए मुझे लगा कि अब टाइम आ गया है कि मैं लियू रुयान से खुलकर बात करूं। मैंने उससे पूछा, आज जो कुछ भी हुआ, क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो? लियू रुयान जो अपना चेहरा साफ कर रही थी, उसके हाथ अचानक रुक गए और उसने मेरी तरफ ध्यान से देखा। उसने कहा, अगर तुम बताना चाहते हो तो मेरे पास पूछने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अगर तुम नहीं बताना चाहते तो मैं कुछ नहीं पूछूंगी। उसका ये बैलेंस्ड और जेंटल एटीट्यूड देखकर मैं थोड़ा हैरान रह गया। मुझे पहली बार लगा कि जैसे मैंने किसी बहुत ही खास इंसान से शादी कर ली है। मैंने पूछा, क्या तुम क्यूरियस नहीं हो कि मेरा उनके साथ आखिर क्या कनेक्शन है? क्या तुम्हें टेंशन नहीं है कि आज जो कुछ हुआ उसके पीछे कोई बड़ा ड्रामा हो सकता है? लियू रुयान पास ही रखी एक सॉफ्ट चेयर पर बैठ गई। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। उसने कहा, क्यूरियोसिटी और टेंशन दोनों है, लेकिन वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि हमारी शादी बिना किसी प्रॉब्लम के पूरी हो गई और तुम मेरे हस्बैंड बन गए हो। अब हम एक साथ आने वाले कल की तरफ कदम बढ़ाएंगे। जहां तक पास्ट की बात है, अगर तुम शेयर करना चाहते हो तो मुझे खुशी होगी, और अगर तुम नहीं बताना चाहते तो मैं समझ सकती हूँ। सब कुछ बीत चुका है तो फिर उन चीजों के पीछे क्यों भागना जिन्हें बदला नहीं जा सकता। एक पल के लिए मुझे लोगों के बीच का अंतर महसूस हुआ और लियू रुयान के बारे में मेरी सोच एक बार फिर से बदल गई। उसकी इन बातों से इंप्रेस होकर मैं भी अब कुछ छुपाना नहीं चाहता था, तो मैंने फैसला किया कि मैं सब कुछ साफ साफ बता दूंगा। मैंने कहा, शादी में जो लोग आए थे वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड और उसकी फ्रेंड्स थी। हम 7 साल तक रिलेशनशिप में थे और मैं उससे शादी करना चाहता था, लेकिन वो हमेशा दिल ही दिल में किसी और को पसंद करती थी। जब मुझे ये पता चला तो मैंने ब्रेकअप कर ली और जिंगबे वापस आ गया। उसी वक्त मेरे मॉम डैड भी शादी के लिए प्रेशर डाल रहे थे, तो मैंने बस हाँ कर दी। कल ही मेरा उससे ऑफिशियली ब्रेकअप हुआ था। उसे नहीं पता था कि मैं जैंग फैमिली से हूँ, इसलिए वो शादी में आकर तमाशा करने लगी।
लगी। मेरी बातें सुनते सुनते लियू रुयान के चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन आ गया। उसने कहा, कल ब्रेकअप हुआ और आज तुमने शादी कर ली, क्या ये थोड़ा जल्दबाजी नहीं हो गई? मैंने कहा, शायद ये थोड़ी जल्दबाजी थी, लेकिन तुम्हारी और मेरी तो सिर्फ एक बिजनेस मैरिज है। बस बाहर वालों की नजरों में हम एक स्टेबल कपल बनकर रहना है, इतना काफी नहीं है क्या? ये बोलते हुए मेरे चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशंस थे जैसे मैं बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ, जिसे देखकर लियू रुयान के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। उसने पूछा, क्या तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी कि तुम्हारी शादी किससे हो रही है? मैंने जवाब दिया, मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस जल्दी से जल्दी जियांग ग्रुप को इनहेरिट करना चाहता हूँ। लियो रुयान का दिल अचानक जोर से धड़का। उसने मुझे बहुत देर तक एकटक देखा और फिर धीरे से हाँ में सिर हिला दी। दूसरी तरफ बाइनिंग बिंग को सिक्योरिटी गार्ड्स ने कई 100 मीटर्स तक घसीटा था। उसने अपनी पूरी लाइफ में इतनी बेइज्जती कभी फील नहीं की थी। उसकी फ्रेंड्स का हाल भी कुछ खास अच्छा नहीं था। उन सबको विला के गेट के बाहर फेंक दिया गया था। दर्जनों सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें वहां से भगा रहे थे। वो गुस्से में तो थी, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही। और सीढ़ियों के नीचे सैकड़ों रिपोर्टर्स अपने कैमरास के साथ खड़े थे, जो इस सेंचुरी वेडिंग की फोटोज ना ले पाने की वजह से परेशान थे। कुछ तेज नजर वाले रिपोर्टर्स ने बाइनिंग बिंग को तुरंत पहचान लिया। वो सब चिल्लाते हुए उसका इंटरव्यू लेने के लिए उसकी तरफ दौड़े। उन्होंने पूछा, मिस बाई, क्या आपको भी लियू फैमिली की तीसरी बेटी और मिस्टर जियांग की शादी में इनवाइट किया गया था? आपकी हालत अभी कुछ ठीक नहीं लग रही है, क्या आप बता सकती हैं कि अंदर क्या हुआ? जैसे ही एक ने पूछना शुरू की, बाकी रिपोर्टर्स भी उसकी फोटोज लेने और सवाल पूछने के लिए आगे बढ़ गए। बाइनिंग बिंग का मूड पहले ही बहुत खराब था और अब अपने इस शर्मनाक हालत में फोटोज खींचते देख वो अचानक भड़क उठी। उसने सीधे अपने सामने खड़े लोगों को धक्का देकर गिरा दिया, कई कैमरास तोड़ दी और फिर अपने लोगों के साथ वहां से चली गई। उसी रात बाइनिंग बिंग का रिपोर्टर्स पर हमला करने का वो इंसिडेंट एंटरटेनमेंट न्यूज की हेडलाइंस बन गए। बाई ग्रुप की रेपुटेशन रातों रात मिट्टी में मिल गई और उनके खिलाफ नेगेटिव आर्टिकल्स की बाढ़ आ गई। बाई फैमिली ने पानी की तरह पैसा बहाया, लेकिन फिर भी वो इस खबर को रोक नहीं पाए। जब शेन हाओयू का कॉल आया तो बाइनिंग बिंग खुद को होटल के रूम में लॉक करके नशे में धुत बैठी थी। उसने कहा, हेलो निंगबिंग, मैंने न्यूज में देखा कि जिस लड़के की शादी लियू फैमिली में हो रही है वो जियांग फैन है, क्या वो जियांग फैमिली से है? और अगर है भी तो क्या? हाँ में जवाब सुनने के बाद शेन हाओयू की आवाज में एक अजीब सी एक्साइटमेंट थी। उसने कहा, अभी शाहरुख सेन ने मुझे बताया कि बाई, जियांग, लियू और शेन, इन चारों फैमिलीज का ज्वाइंट प्रोजेक्ट प्लान अब तैयार हो गया है। सुना है कि इस प्रोजेक्ट का फाइनल डिसीजन जिंग बी वालों के हाथ में है। चूंकि तुमने उसके साथ इतने सालों तक रिलेशनशिप रखा है, तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम उसकी मदद मांग सकें ताकि ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ में आ जाए? हालांकि बाइनिंग बिंग नशे में थी, लेकिन अभी भी उसमें थोड़ी अकल बची थी। उसने एक ठंडी हंसी हंसते हुए बहुत ही डेस्परेट आवाज में कहा, उससे मदद मांगू? उसने लियू रुयान से शादी कर ली है। शेन हाओयू ने कहा, तो क्या हुआ? क्या तुम दोनों 7 साल तक साथ नहीं थे? अब भले ही तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, फिर भी वो उन पुराने दिनों की खातिर तुम्हारी मदद जरूर करेगा। तुम बस ट्राई तो करो। शेन हाओयू ने आगे कहा, अंकल बाई ने अभी मुझे कॉल किया था और बहुत ही गुस्से में पूछ रहे थे कि तुम कहाँ हो। अगर हम ये प्रोजेक्ट हासिल कर लें तो उनका गुस्सा भी शांत हो जाएगा और वो तुमसे आज की बात को लेकर नाराज भी नहीं होंगे, है ना? उसकी ये बातें सुनकर बाइनिंग बिंग का दिल थोड़ा पिघल गया, लेकिन वो कोई पक्का वादा भी नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने बस एक गोलमोल सा जवाब दिया और कॉल कट कर दी। वो लड़खड़ाते हुए उठी और वॉशरूम जाकर अपना चेहरा धोया, जिससे उसका नशा काफी हद तक उतर गया। कुछ मिनटों बाद टैंग यान डोर नॉक करके अंदर आई और वो भी उसे उसी प्रोजेक्ट के बारे में समझाने लगी। बाइनिंग बिंग सोफा पर पीछे टिक कर बैठ गई। उसकी नजरें खिड़की के बाहर टिकी थी और उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। ये प्रोजेक्ट एक सोने की खदान की तरह था, जिसके लिए जिंगबी, हुशांग, हांगकांग और मकाओ की बड़ी बड़ी पावर्स लड़ रही थी। हुशांग की 4 बड़ी फैमिलीज ने हाथ इसलिए मिलाया था ताकि वो इस मौके को हाथ से जाने ना दे, और जो इन्फॉर्मेशन उन्हें मिली थी उसके हिसाब से इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज 90% चांस था कि जियांग जियाओ ही होंगी। वो मेरी अपनी आंट थी, अगर वो मेरे थ्रू उन तक पहुंच सके तो ये काम बहुत आसान हो जाएगा। थोड़ी देर सोचने के बाद बाइनिंग बिंग ने तय किया कि वो एक बार ट्राई जरूर करेगी, सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं बल्कि अपने सेल्फिश रीजंस के लिए भी। वो किसी तरह मुझसे एक बार और मिलना चाहती। शादी के दूसरे दिन मैरिज सर्टिफिकेट लेने के बाद मैं सीधा जियांग ग्रुप के हेडक्वार्टर्स चला गया, जहां मुझे वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट संभालनी थी, ताकि मैं जल्दी से सब कुछ सीख सकूं। मेरे डैड ने अपने कुछ खास और एक्सपीरियंस्ड सेक्रेटरीज और असिस्टेंट्स मुझे दे दिए थे। मैंने पूरा दिन फाइल्स और रिपोर्ट्स पढ़ी और आखिरकार कंपनी के अंदर की सिचुएशन को थोड़ा बहुत समझ लिया। जब मेरा ध्यान टाइम पर गया तो मैंने देखा कि बाहर अंधेरा हो चुका था। रात के 8 बज रहे थे और पूरी बिल्डिंग में सिर्फ मेरे ऑफिस की लाइट्स ऑन थी। तभी मैंने देखा कि लियू रुयान वहां खड़ी थी। मैंने पूछा, तुम यहाँ कैसे आई? लियू रुयान ने एक हल्की सी स्माइल दी और उसकी आवाज में थोड़ी सी बेबसी थी। उसने कहा, आज हमारी शादी का दूसरा दिन है, लॉजिकली तो अभी हमारी मैरिज लीव्स चल रही होनी चाहिए। तब मुझे अचानक याद आया कि सुबह जब हम सिविल अफेयर्स ब्यूरो से बाहर आए थे और मैंने कंपनी जाने की बात कही थी, तो लियू रुयान के चेहरे पर कैसा अजीब सा एक्सप्रेशन आया था। अब जाकर मुझे उसके उस एक्सप्रेशन का मतलब समझ आया। मैंने थोड़े एम्बैरेसमेंट के साथ एक्सप्लेन किया, मेरी पहली शादी है तो मुझे इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं ये सब भूल गया था। लेकिन मैरिज लीव्स और हनीमून जैसी चीजें तो नॉर्मल कपल्स के लिए होती है ना, हमारी तो सिर्फ एक बिजनेस मैरिज है, तो हमें इन सब चीजों को सेलिब्रेट करने की क्या जरूरत है? लियू रुयान की आंखों में एक पल के लिए मायूसी दिखी, जिसे देख पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया और कार की को ड्राइवर सीट का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। उसने कहा, अगर तुम बिजी हो तो सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आखिरकार हमारी शादी हुई है, तो क्या ये बिजी वाइस प्रेसिडेंट मेरे साथ डिनर करने के लिए हाँ कहेंगे? उसके बात करने के तरीके में थोड़ा मजाक था, जिसे सुनकर मेरे चेहरे पर भी एक स्माइल आ गई और मैं खुशी खुशी कार में बैठ गया। ये डिनर एक बहुत फेमस वेस्टर्न रेस्टोरेंट पे प्लान किया गया था। ये खाने का टाइम था और हम दोनों थोड़े लेट आए थे, इसलिए सारे प्राइवेट रूम्स फुल थे। मुझे भी बहुत तेज भूख लगी थी, तो मैंने सोचा कि और परेशान होने का क्या फायदा। लियू रुयान की परमिशन लेने के बाद हम मेन हॉल में खिड़की के पास एक कॉर्नर टेबल पर बैठ गए। मेन्यू हाथ में आते ही लियू रुयान ने वो मुझे दे दिया और फिर इस रेस्टोरेंट की कुछ सिग्नेचर डिशेस के बारे में बताने लगी। उसके सजेशन सुनने के बाद मैंने अपनी पसंद की 4-5 डिशेस ऑर्डर कर दी और फिर मेन्यू वापस उसे दे दिया। लेकिन लियू रुयान ने और कुछ ऑर्डर नहीं किया। मैंने पूछा, क्या तुम सच में कुछ और ऑर्डर नहीं करोगी? मेरा टेस्ट थोड़ा अजीब है, हो सकता है तुम्हें वो सब पसंद ना आए। उसने हंसते हुए ना में सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक चमक थी जब उसने मेरी तरफ देखा। उसने कहा, जब हम हस्बैंड वाइफ हैं और हमें हर रोज एक ही टेबल पर खाना खाना है, तो जो तुम्हें पसंद है मुझे भी वो ट्राई करना चाहिए ना।
धीरे धीरे मुझे भी आदत हो जाएगी। मैंने कहा, हमारी शादी हुई है, मैंने खुद को बेच थोड़ी ना दिया है, हमें अपना मनपसंद खाना चुनने का पूरा हक है। तुम्हें इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे मन में कुछ है तो तुम मुझे सीधा बता सकती हो, हम डिस्कस कर सकते हैं। उसने कहा, क्या हम कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं? तो फिर हनीमून कैंसिल ना करने की बात डिस्कस करें। उसके चेहरे पर इतना सीरियस एक्सप्रेशन देखकर मुझे लगा कि वो मुझसे कोई बड़ी डिमांड करने वाली, लेकिन उसने जो बात कही वो हनीमून की थी, जिसे सुनकर मैं थोड़ा हैरान हो गया। मैंने पूछा, क्या तुम सच में हनीमून पर जाना चाहती हो? उसने कहा, इस शादी की तैयारियों में हम बहुत बिजी रहे हैं, तो मैं बस कुछ दिन रिलैक्स करना चाहती हूँ, और दोनों फैमिलीज के बड़े भी यही चाहते हैं कि हम जल्दी से एक दूसरे के करीब आएं। मुझे लगता है कि हनीमून इसके लिए बहुत अच्छा चांस होगा। तुम्हें क्या लगता है? उसकी इतनी सिंसियर आवाज सुनकर जो बहाने मैंने सोच रखे थे वो सब मेरे गले में ही अटक गए। सच कहूं तो लियू रियान एक बहुत अच्छी वाइफ जो हर जगह मेरे डिसीजंस की रिस्पेक्ट करती थी। मेरे लिए हनीमून पर जाना या ना जाना बराबर था, और मैं इस छोटी सी बात के लिए उसका दिल नहीं दुखाना चाहता था, इसलिए मैंने हाँ कह दी। मेरा पॉजिटिव आंसर सुनने के बाद लियू रियान की स्माइल और भी ब्राइट हो गई। उसने कहा, ठीक है, जब तुम अपने काम से फ्री हो जाओगे तब मैं सब कुछ अरेंज कर दूंगी। बाइनिंग बिंग ने पूरा दिन जियांग ग्रुप की बिल्डिंग के नीचे मेरा इंतजार किया था। तब जाकर उसने मुझे देखा था। वो मेरे पीछे पीछे रेस्टोरेंट तक आई थी ताकि उससे मुझसे अकेले बात करने का मौका मिल सके, लेकिन पूरी रात मैं अपनी सीट से नहीं उठा। लियू रियान के साथ हंसी मजाक करते हुए और एक दूसरे को खाना सर्व करते देखकर उसके दिल में बहुत तेज दर्द हुआ। उसकी टेबल पर खाना आए हुए 2 घंटे हो चुके थे, लेकिन उसने एक निवारा भी नहीं खाया था। उसकी नजरें सिर्फ मेरे मुस्कुराते चेहरे पर टिकी थी। बड़ी मुश्किल से जब मैं उठकर वॉशरूम की तरफ गया तो बाइनिंग बिंग भी तुरंत मेरे पीछे आ गई और हॉलवे में मुझे आवाज दी। उसने पूछा, जियांग फान, तुमने लियू रियान से शादी करने के लिए हाँ क्यों कहा? मैंने मुड़कर देखा, मेरी आंखों में थोड़ी हैरानी थी। मैंने कहा, अगर मुझे सही से याद है तो हमारा ब्रेकअप हो चुका है ना, मेरे शादी करने या ना करने से तुम्हारा क्या लेना देना है? मेरा ये केयरलेस एटीट्यूड देखकर बाइनिंग बिंग को लगा कि मैं उसकी इंसल्ट कर रहा हूं, और उसके दिल में गुस्से की आग भड़क उठी। उसने कहा, जियांग और लियू फैमिली की शादी तो 1 महीने से भी पहले फिक्स हो गई थी ना, उस वक्त तो हमारा ब्रेकअप भी नहीं हुआ था और तुमने अपने लिए एक बैकअप तैयार कर लिया था। मैंने हाथ बांधकर उसे घूरा और बहुत नॉर्मल टोन में कहा, हाँ, मैंने 1 महीने पहले ही जिंगबे आकर शादी करने का फैसला कर लिया था, लेकिन तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? जब तुम पिछले 7 सालों से ये प्लानिंग कर रही थी कि शेन हाओयू के 28th बर्थडे वाले दिन तुम मुझसे ब्रेकअप करोगी, तो अगर मैंने 1 महीने पहले अपने फ्यूचर के बारे में सोच लिया तो इसमें क्या गलत है? मेरी इन बातों ने बाइनिंग बिंग की बोलती बंद कर दी। उसने कसकर मुट्ठी बांधी और अपने दिल में उठ रहे गुस्से और रिग्रेट को जबरदस्ती दबाते हुए अपने आप को जस्टिफाई करने लगी। उसने कहा, मेरे और उसके बीच की बात वैसी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मुझे पता है कि वो मुझे पसंद नहीं करता, लेकिन हम इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं और हमारा वो एक प्रॉमिस भी था, इसीलिए वो हमेशा से मेरे दिल की एक जिद बन गया था। उसने आगे कहा, मैं सच में तुम्हारे साथ एक अच्छी लाइफ बिताना चाहती थी। जिंगबे आते हुए रास्ते में मैं तुम्हें प्रपोज करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। मैंने तो वेडिंग रिंग्स भी सिलेक्ट कर ली थी। जियांग फान, क्या तुम मुझ पर एक बार विश्वास नहीं कर सकते? मैंने जवाब दिया, जब उसने तुम्हें पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया तब जाकर तुम्हें मेरे जैसे बैकअप प्लान की याद आई है ना? मैंने आगे कहा, कितनी अफसोस की बात है कि मेरी शादी हो चुकी है। बाइनिंग बिंग, तुम्हें जाकर शेन हाओयू को ही प्रपोज करना चाहिए, हो सकता है वो मान जाए। मेरी आवाज में साफ साफ ताना था, जिसे सुनकर बाइनिंग बिंग और भी ज्यादा तड़प उठी। वो एक कदम आगे बढ़ी और मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसने कहा, मैंने उसे कभी पसंद नहीं किया, मैं बेवकूफ थी जो उसे पहले समझ नहीं पाई। उस दिन बर्थडे पार्टी के बाद मुझे समझ आया कि इन 7 सालों में मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। मैं सच में तुमसे शादी करना चाहती थी। पहले मुझे लगता था कि भले ही वो 2 नावों में पैर रख रही है, लेकिन फिर भी उसके दिल में थोड़ी बहुत सच्चाई तो है। लेकिन अब उसकी ये बातें सुनकर मुझे घिन आ रही थी। मैंने कहा, तुम्हें नफरत है कि शेन हाओयू ने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया, तुम्हें नफरत है कि उसने तुम्हें एक बैकअप प्लान की तरह यूज किया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम सब समझती हो? तुमने शेन हाओयू का 7 साल तक इंतजार किया, तुम्हारा ये सच्चा प्यार तो पूरी दुनिया देख सकती है। तुम तो अपने इस ड्रामे से खुद को ही इमोशनल कर रही हो। लेकिन जब तुम उससे नफरत कर रही तो क्या तुमने कभी सोचा कि तुम भी तो शेन हाओयू जैसी ही हो? उसने तुम्हें हाँ नहीं कहा, तुम्हें लटका कर रखा, और फिर तुमने भी वही मेरे साथ किया, तुमने मुझे लटका कर रखा। तुम दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो। तो फिर मेरे सामने ये मुझे कुछ समझ नहीं आया और मुझे अपनी गलती का एहसास है वाला ड्रामा क्यों कर रही हो? मेरी बातें सुनकर बाई निंगबिंग के चेहरे का रंग उड़ गया और वो बिल्कुल पीली पड़ गई। मुझे उसकी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं और ना ही मैं उससे और बहस करना चाहता था। मैं मुड़ा और वापस हॉल की तरफ चलने लगा। जब हम एक दूसरे के पास से गुजरे तो बाई निंगबिंग खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरा पेशेंस अब खत्म हो चुका था। मैंने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। हमारी इसी खींचातानी में ऊपर लगा एक पुराना शैंडलियर अचानक टूट गया और सीधा मेरे सिर के ऊपर गिरने लगा। खतरे के उस पल में बाई निंगबिंग ने बिना सोचे मुझे धक्का देकर किनारे कर दी। एक जोरदार आवाज आई और वो भारी भरकम लोहे का शैंडलियर सीधा उसके कंधे पर आ गया। धक्का